अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये टॉपिक किन स्टूडेंट्स के लिए कारआमद है। जो स्टूडेंट्स सीए का पेपर कैफ 1 स्टडी कर रहे हैं, एसीसी का पेपर F3 स्टडी कर रहे हैं, आईसीएमएपी का पेपर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं, या एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमकॉम में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है चेक। चेक क्या है? चेक एक ऑर्डर है। चेक क्या है? एक ऑर्डर है किसको? बैंक को, कि वो पे करे स्टेटेड सम फ्रॉम द ड्रायर्स अकाउंट। जिसने चेक दिया है उसने रिटर्न ऑर्डर किया है किसको? बैंक को, कि जो अमाउंट उस चेक के ऊपर प्रिंटेड है, मेंशन्ड है, वो आप पे करें। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप एंडोर्स कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। इससे क्या मुराद है कि लेट्स अज्यूम मिस्टर ए ने पेमेंट करनी है मिस्टर बी की, तो मिस्टर ए ने चेक फॉरवर्ड कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने आगे पेमेंट करनी है मिस्टर सी की, तो वही चेक वो मिस्टर सी को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये ऐसे चेक्स हैं जो आपने इशू कर दिए किसी को, आपने पेमेंट करनी थी, आपका कस्टमर है या कोई और पार्टी है, उसको आपने ये चेक इशू कर दिए, लेकिन उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। जिस डेट पे आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक उसने अभी प्रेजेंट नहीं किए। अब देखिए, चेक जिस डेट का इशू है उससे इसका लीगल टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ्स है। कितना है? 6 मंथ्स है, कि विद इन 6 मंथ्स आप किसी भी वक्त जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने चेक दे दिया पार्टी को, लेकिन उसने अभी तक आपके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया कैश विड्रॉ करने के लिए। ऐसे चेक्स को अनप्रेजेंटेड चेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। या इनका दूसरा नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक्स। जी, उसके बाद है अनक्रेडिटेड चेक्स। अब ये ऐसे चेक्स हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन उनके अगेंस्ट जो अमाउंट है अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुई या क्रेडिट नहीं हुई कस्टमर के अकाउंट में। वो चेक आपने इशू किए थे, ये चेक किसी ने आपकी पेमेंट करनी थी आपको दिए, आपने बैंक में दे दिए कि जी ये चेक कलेक्ट कर, इसके अगेंस्ट कलेक्शन ले लें, कैश ले लें, लेकिन अभी तक वो कलेक्टेड नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में। इन चेक्स को अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी बोलते हैं और अनक्लियर्ड चेक्स या अनकलेक्टेड चेक्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये अल्टरनेटिव नाम क्वेश्चंस में एग्जामिनर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डिसऑनर्ड चेक्स। अब ये क्या होते हैं? जिनमें बैंक रिफ्यूज कर देता है पे करने का जो अमाउंट चेक के ऊपर मेंशन है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन है कि जी जिस अकाउंट का चेक है उसमें इतने पैसे ही ना हो, इनसफिशिएंट फंड्स। दूसरी क्या रीजन हो सकती है कि जो सिग्नेचर है अकाउंट होल्डर्स के वो मैच ना कर रहे हो। तीसरी क्या चीज हो सकती है कि चेक के ऊपर जो डेट मेंशन्ड है वो बाद की है, आपने पहले प्रेजेंट कर दिया। जिन चेक्स के ऊपर बाद की डेट होती है उनको बोलते हैं पीडीसीज, पोस्ट डेटेड चेक्स। फॉर इंस्टेंस, मैंने मिस्टर एक्स की पेमेंट करनी है, मैंने उसको आज चेक दे दिया कि जी ये चेक है आज, लेट्स अज्यूम 20 अक्टूबर है, तो मैं आपको चेक दे रहा हूँ
15th ऑफ दिसंबर का, तो गलती से उसने 15th ऑफ दिसंबर से पहले जिसको चेक आपने दिया उसने पहले बैंक में प्रेजेंट कर दिया, बैंक पेमेंट नहीं देगा। या जैसे मैंने कहा कि जो इशू डेट है उससे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड गुजर गया, चेक आपने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो वो एक्सपायर हो जाएगा चेक, वो भी डिसऑनर हो जाएगा। या चेक फटा हुआ है कहीं से, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, कोई पोर्शन उसका फटा हुआ है, तो इन केसेस में बैंक जो है वो चेक्स को डिसऑनर कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक इशू करता है अपने कस्टमर को, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती हैं जो कस्टमर के बैंक के साथ हुई है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। वो 1 मंथ हो सकता है, वो 6 माह हो सकता है, वो 1 वीक हो सकता है, वो 1 डे हो सकता है, जितना भी टाइम पीरियड हो उसकी सर्टेन टाइम पीरियड की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट बैंक इशू करता है, जिसके ऊपर उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने ट्रस्ट वर्थी कस्टमर्स को देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, जो कवर करता है अगर बैंक में इनसफिशिएंट फंड्स भी हों तो जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक चेक डिसऑनर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ट्रांजैक्शन ऑनर कर देगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाएंगे तो वो बैंक अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? अब ये जो अकाउंट होल्डर है उसने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दी है कि एक रेगुलर अमाउंट पे करे एक प्री डिटरमिन्ड डेट पे। इसमें अमाउंट भी फिक्स होती है और डेट भी फिक्स होती है। लेट्स अज्यूम आपके कोई बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, आपने कोई इंश्योरेंस पे करनी है, तो बजाय कि हर दफ़ा चेक देना या बैंक को इंस्ट्रक्शन देना, आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस डेट पे इतनी अमाउंट आपने मेरे अकाउंट से पे कर देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट। अब इसमें भी आपने परमिशन दे दी है किसको? क्रेडिटर को, जिसकी आपने पेमेंट करनी है, कि वो एक अमाउंट आपके अकाउंट से डायरेक्टली निकलवा ले। ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर की तरफ है, लेकिन ये कब होगी? जब आपकी अमाउंट वेरी करती है। डिफरेंस क्या है डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में? स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट फिक्स होती है, डेट फिक्स होती है, इधर अमाउंट वेरी करती है। अब ये क्रेडिटर जिसकी आपने पेमेंट करनी है उसके पास ऑप्शन है कि वो अमाउंट चेंज कर लेता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने अप्रूवल दे दी। बैंक चार्जेस, ये वो अमाउंट है जो कस्टमर पे करता है बैंक को अगेंस्ट बैंकिंग सर्विसेज के, उनको बैंक चार्जेस कहते हैं। अच्छा जी, अब बैलेंसेस की नेचर क्या होती है? अगर आपका डिपॉजिट है बैंक में तो अकाउंट होल्डर जो है, जो क्लाइंट की बुक्स हैं उनमें डेबिट बैलेंस होगा और वो एसेट है। अब अगर आपका बैंक में डिपॉजिट है तो आपकी बुक्स में वो एज ए एसेट शो होगा, और बैंक की बुक्स में वो क्रेडिट बैलेंस होगा और वो लायबिलिटी के तौर पे शो होगा। आपने बैंक से पैसे लेने हैं, आपके पैसे बैंक के पास हैं, तो बैंक की ये लायबिलिटी है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर ओवरड्राफ्ट आपने लिया है बैंक से, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है, तो अकाउंट होल्डर क्लाइंट की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है, अपने कल को बैंक को पे करना है, और बैंक की बुक्स में डेबिट बैलेंस है, एज ए एसेट बैंक ने आपसे पैसे कल को रिसीव करने हैं। तो ये याद रखिएगा, हमारी जो बुक्स में अकाउंट होल्डर्स की जो बुक्स में बैलेंस होगा, बैंक की बुक्स में उसका अपोजिट बैलेंस होगा। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो बैंक की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक की बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा।
उसके बाद रीजंस ऑफ बैलेंस डिफरेंस, बैलेंस क्यों डिफर करते हैं। नंबर 1, एरर्स हो सकते हैं। दोनों के बैलेंस बराबर होने चाहिए ना। हम अगर कहते हैं जी कि हमने बैंक में डिपॉजिट है 10,000, तो बैंक के पास भी 10,000 का पेएबल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, समटाइम डिफरेंस आ जाते हैं। पहले क्या बात हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। वो कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में एरर हो सकता है, क्लाइंट खुद भी एरर कर सकता है, बैंक भी कर सकता है। जैसा कि बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड बाय क्लाइंट बट विद डिफरेंट अमाउंट, ये एरर हो गया। ओमिशंस कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं की, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड की या क्लाइंट ने नहीं रिकॉर्ड की, तो फिर भी क्या होगा, डिफरेंस कर जाएगा बैलेंस का। टाइमिंग डिफरेंस, बैंक ने डिफरेंट टाइम पे रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन और क्लाइंट ने डिफरेंट टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। इसकी एग्जांपल है अनप्रेजेंटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये 3 रीजंस हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं, ओमिशंस हो सकते हैं, या टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिनकी वजह से अकाउंट होल्डर की बुक्स का बैलेंस और बैंक की बुक्स का बैलेंस इक्वल नहीं होता। जी, इस बैलेंस को कैसे रिकंसाइल करना है, अभी आपने इस बैलेंस को रिकंसाइल करने का हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने ये एरर्स रेक्टिफाई करने हैं, ये ओमिशंस जो है इनको रेक्टिफाई करना है, टाइमिंग डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करना है इन रिस्पेक्टिव बुक्स। अगर क्लाइंट की बुक्स की गलती है तो वहां पे रेक्टिफाई करना है, अगर बैंक की बुक्स में गलती है तो वहां पे रेक्टिफाई करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मिस्टेक्स इन बैंक बुक्स। बैंक की बुक्स में अगर मिस्टेक्स हैं तो उनमें सबसे पहले क्या हो सकती है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये किस वजह से, टाइमिंग डिफरेंस है। इसकी जर्नल एंट्री इन क्लाइंट बुक्स क्या होनी है, हमने सन्ड्री क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया जब चेक इशू किया। बैंक ने जब पेमेंट करनी है इसके अगेंस्ट, तो बैंक ने क्या एंट्री करनी है, क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, कैश उसका आउट हुआ, क्रेडिट कर दिया, क्लाइंट का अकाउंट लायबिलिटी कम हुई, डेबिट कर दिया। अब ये काम अभी नहीं हुआ, कौन सा, बैंक ने एंट्री नहीं की, क्योंकि अभी बैंक के पास चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो इसकी ट्रीटमेंट इस एंट्री ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, अपनी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है BRS जो है, हमने उसमें इसको डेबिट करना है। दूसरा है अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स ये भी किस रीजन की वजह से, टाइमिंग डिफरेंसेस। अब जर्नल एंट्री इन क्लाइंट बुक्स क्या होनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट, जिसने हमें पैसे देने थे उसने चेक दिया और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, रिसीवेबल एसेट डिक्रीज हुआ, बैंक एसेट को डेबिट कर दे और रिसीवेबल एसेट को क्रेडिट कर दे, हमने ये एंट्री पास कर दी। बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं की, जब कलेक्शन बैंक करेगा उस वक्त उसने ये एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट क्रेडिट। अब ये अभी तक नहीं हुई, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ऑलवेज क्रेडिटेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS में क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा कि मैंने कुछ डिफरेंट नेम्स बताए थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मैंने नाम बताया था आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स का नाम बताया था अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऑफ अनक्लियर्ड चेक्स। तो ये नाम जो है ये आपको माइंड में रहने चाहिए। फिर कोई स्पेसिफिक एरर बैंक ने कर दिया, उस एरर की हमने क्या करना है,
ट्रीटमेंट एज पर एरर करना है। फिर है, अगर हमने अकाउंट होल्डर क्लाइंट की बुक्स में मिस्टेक्स हैं तो उसमें सबसे पहला क्या होगा, डिसऑनर्ड चेक्स। ये क्या है, ओमिशन है क्लाइंट की बुक्स में। इसकी जर्नल एंट्री क्या हमने पहले की, जब चेक इशू किया तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट पेबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमने एंट्री पास करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट। ये एंट्री अभी हमने नहीं की। तो ये एंट्री जब करेंगे तो ट्रीटमेंट क्या करेंगी, डेबिट इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट कर देंगे कौन से डिसऑनर्ड चेक्स, जो हमने इशू किए हैं। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट, ये भी ओमिशन है इन क्लाइंट बुक्स। क्या एंट्री होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, किसी ने आपकी पेमेंट करनी थी, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक ने जब कैश रिसीव किया आपके बिहाफ पे तो उसने कैश डेबिट किया और क्लाइंट के अकाउंट को क्रेडिट किया। हमने क्या करना था, जब हमारे पास नोटिफिकेशन हो जाता कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर क्रेडिट, ये एंट्री अभी क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, हमने पास नहीं की बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर क्रेडिट। तो इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट की डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट कर देंगे। उसके बाद तीसरी मिस्टेक क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन। आपके बिहाफ पे आपके बैंक ने डायरेक्ट कलेक्शन कर ली। अब हमने एंट्री क्या करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या जो इनकम है आपके बिहाफ पे वो क्रेडिट। बैंक ने कैश टू क्लाइंट अकाउंट, उसने ये एंट्री पास कर दी, ये वाली एंट्री हमने पास नहीं की। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अगेन डेबिट इन कैश बुक। सर्विस चार्जेस बाय बैंक, बैंक ने सर्विस चार्जेस काट लिए, ओमिशन हो गया। अब बैंक ने इसकी जर्नल एंट्री क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू सर्विस चार्जेस, उसकी इनकम है, क्रेडिट कर दिया। हमारा सर्विस चार्जेस एक्सपेंस थे और डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था, अभी तक हमने ये काम नहीं किया। तो सर्विस चार्जेस को हम क्रेडिट इन कैश बुक कर देंगे, क्रेडिट इन कैश बुक। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक, बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट काट लिया। बैंक ने एंट्री कर दी क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसकी इनकम है क्रेडिट। हमने एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस के तौर पे और बैंक अकाउंट डिक्रीज इन एसेट के तौर पे नहीं की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंट्री कर देंगे। करनी चाहिए थी, नहीं की, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट, ये भी क्या हुआ कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो बैंक ने क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू कैश आउटफ्लो, उसका हुआ क्रेडिट कर दिया। हमने एंट्री करनी थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिक्रीज इन एसेट पेएबल को डेबिट के डिक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पे, एक्सपेंस को डेबिट के इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पे करना था, नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ये करेंगे कि इसको क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक ने हमारे डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने एंट्री करनी थी इंटरेस्ट अकाउंट, उसका एक्सपेंस डेबिट और क्लाइंट उसकी इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट कर दी।
हमने एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, अभी तक हमने ये एंट्री नहीं की। जब ये एंट्री हमने अभी तक नहीं की तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कैश बुक में। और कोई एरर अगर है तो उस एरर को स्पेसिफिकली उसकी नेचर के मुताबिक हम डील करेंगे। जी, अब इन ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा कैश बुक का फॉर्मेट क्या बनेगा। याद रखिएगा ये कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम है। ओपनिंग बैलेंस डिपॉजिट साइड अगर है आपका बैंक में आपका डिपॉजिट है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, क्योंकि डिपॉजिट है तो एसेट है, ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगा। डिसऑनर्ड चेक डेबिट साइड पे, डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट साइड पे, डिविडेंड कलेक्टेड डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट कलेक्टेड डेबिट साइड पे, स्पेसिफिक एरर को उसकी ट्रीटमेंट के मुताबिक डेबिट या क्रेडिट साइड दोनों पे हो सकता है। सर्विस चार्जेस क्रेडिट साइड पे, इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट साइड पे, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट साइड पे, स्टैंडिंग ऑडिट क्रेडिट साइड पे, स्पेसिफिक एरर क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। उसके बाद हम कल बैलेंस कर लेंगे अकाउंट को। जो साइड बड़ी होगी दूसरी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो। लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस डिपॉजिट का। ठीक है, अब ये बैलेंसेस दिए हुए, ये ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की और ये कैलकुलेट करना। उसके बाद बीआरएस का फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डिपॉजिट है तो क्रेडिट होगा, अगर ओवरड्राफ्ट है तो डेबिट होगा बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक। इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होंगे। अब ऊपर अगर डेबिट है तो ये डेबिट ऐड हो जाएगा, अगर ऊपर क्रेडिट है तो डेबिट माइनस हो जाएगा, और अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्रेडिट होंगे। उसके बाद एरर्स जो हैं उनकी नेचर के मुताबिक उनको रेक्टिफाई करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे। उसके बाद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आने। अब ये जो बैलेंस आया है ये वाला, ठीक है, और जो हमने ये बैलेंस कैलकुलेट किया क्लोजिंग बैलेंस, ये इक्वल होना चाहिए, ये रिकंसाइल कर जाने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। अब देखते हैं जी क्वेश्चन। Following bank reconciliation statement has been prepared by the business bank reconciliation statement as at April 30th, 2018. जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 45,200, add outstanding checks 11,500, less uncleared lodgements, और बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 43,600. Assuming that all items other than balance as per cash book is correct, what is the correct balance as per cash book? अच्छा जी, देखें उसने बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 45,200 क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स का दूसरा नाम है, तो ये डेबिट होने थे, और अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स जो हैं ये क्या होनी थी, क्रेडिट होनी थी। लेकिन आपने क्या काम किया, इसको ऐड किया तो मतलब क्रेडिट किया, और इसको लेस किया तो मतलब है डेबिट किया, उल्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे।
इसको ऐड कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब देखिए 45,200 माइनस 11,500 प्लस 13,100, तो ये 46,800 होना चाहिए था एज पर कैश बुक। बीआरएस का अगर क्रेडिट है तो कैश बुक का डेबिट होगा, दोनों का उल्ट बैलेंस होता है। तो कितना होना चाहिए था? 46,800 डेबिट एज पर कैश बुक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब उसने इधर टर्म यूज किया करेक्ट बैलेंस। देखो अगर हमने बैंक के एरर्स ठीक कर लिए तो फिर भी इसको उतना ही होना चाहिए वहां पे, तो अपोजिट बैलेंस होना चाहिए था, ये करेक्ट बैलेंस आ गया। अच्छा जी, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस, अगर बैंक स्टेटमेंट में 5,000 का डेबिट बैलेंस है, इट मींस ये क्या है? बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक डेबिट बैलेंस है, तो इट मींस बैंक ने हमारे से कुछ लेना है, हमारी लायबिलिटी है, तो ये क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। ₹500 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक, बैंक ने हमारे से 5,000 लेने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। एट द एंड ऑफ 31st March 2009 बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज इज ₹10,200 डेबिट which did not agree with the balance as per the bank statement. On investigation, following information was identified. अब क्या हुआ कि कैश बुक जो इम्तियाज की थी उसमें 10,200 का डेबिट बैलेंस था जो कि एग्री नहीं किया बैंक के बैलेंस के साथ। इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि standing order of 350 was paid by the bank did not appear in the cash book. 350 के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जो बैंक ने पे किए हैं, वो अपीयर नहीं हुए कैश बुक में। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक वाज ₹30। अब ये डायरेक्ट कलेक्शन की बैंक ने, जो अभी कैश बुक में नहीं एंटर हुआ। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर क्वार्टर 350, इट वाज इंक्लूडेड इन कैश बुक 530। बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, हमें क्रेडिट किया, तो उसने हमारे डिपॉजिट के ऊपर हमें 350 का इंटरेस्ट दिया, जिसको हमने अपनी बुक्स में 530 शो किया। ऐसे एरर को जब आपके डिजिट्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए तो ऐसे को कहते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है ये हम उसको स्पेसिफिक एरर की नेचर के मुताबिक ट्रीट करते हैं। अ कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹120 was डिसऑनर्ड। कस्टमर का एक चेक है 120 का, वो डिसऑनर हो गया। ये कस्टमर चेक है, किसी ने हमें चेक दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर हो गया। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक? तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का अकाउंट बना लेंगे। ये कैश बुक हो गई जी। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,200 का। अब पहली एंट्री क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। ये कैश बुक में नहीं शो किया, हमने एंट्री
करनी थी पेएबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट, नहीं शो किया तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे 350 का। उसके बाद डिविडेंड रिसीव डायरेक्ट कलेक्शन, बैंक डेबिट टू डिविडेंड इनकम करनी थी, बैंक को डेबिट नहीं किया, डिविडेंड डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में 30 का। उसके बाद बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 350, हमने कैश बुक में इंक्लूड कर दिया 530। हमने बैंक को डेबिट करना था 350 से, गलती से कर दिया 530 से, टू डिविडेंड इनकम करनी थी, ये एंट्री करनी थी। अब हमने ज्यादा से बैंक को डेबिट कर दिया, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एडिशनल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 530 माइनस 350 इक्वल्स टू 180, 180 क्रेडिट कर दिया जी। उसके बाद a customer check deposited in the bank rupees 120 was dishonored। कस्टमर का चेक जब हमने किया था बैंक डेबिट टू रिसीवेबल क्रेडिट 120 से, अब जो डिसऑनर्ड चेक वहां पे शो किया था वो हमारा इश्यूड था, ये हमें रिसीव्ड हुआ है। अब हमने इसकी रिवर्सल डालनी है, ये एंट्री कर दी थी। रिवर्सल क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट 120 से, तो क्रेडिट साइड पे 120 शो कर दिया अपोजिट डिसऑनर्ड चेक। ले जी, अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। $10,200 प्लस 30 माइनस 350 माइनस 180 माइनस 120 इज इक्वल टू जी। तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास है 9,580। सॉरी, ये टाइपो मिस्टेक है, इट्स नॉट 20, इट्स 80। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस 9,580, ये हमारा बैलेंस आ गया। उसके बाद a business identified that there is a difference between balance of cash book and balance as per bank statement at end of 28 February 2009. On investigation, it was revealed that the bank debit account of business for bank charges rupees 30 and outstanding order of rupees 150. Bank erroneously debit bank account of business for a check of rupees 40. Business has credited the bank account for quarterly interest income rupees 150. What is the total amount of adjustment to be made in the cash book of business? देखें, अब हुआ क्या कि ये बैंक ने हमें डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस के लिए 30 के और स्टैंडिंग ऑर्डर 150 का, तो हमने बैंक को क्रेडिट करना था। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 180 से क्रेडिट आ गया, हमने नहीं किया। बैंक ने हमें डेबिट कर दिया फॉर अ चेक ऑफ रुपीज 40। अच्छा, बैंक ने गलती से
हमें 40 से डेबिट किया, तो ये मिस्टेक बैंक की है, हमारी नहीं है, तो इसको बैंक ही रेक्टिफाई करेगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि बैंक हमें इसमें से कौन से हैं जो कैश बुक में जिनकी एडजस्टमेंट देनी है, तो ये एरर बाय बैंक है, हम नहीं इसको ठीक करेंगे। बिजनेस हैज क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम ₹150। हमने बिजनेस को डेबिट करना था 150 से, बैंक बिजनेस ने डेबिट करना था बैंक को 150 से, एंट्री होनी थी बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 150 से, हमने गलती से बैंक को क्रेडिट कर दिया, हमारी गलती है। तो अब डबल से डेबिट करेंगे, एक जो डेबिट करना था वो और एक जो क्रेडिट गलती से किया उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे। तो 300 से हम बैंक को डेबिट करेंगे जी। तो क्रेडिट 180 से करेंगे और डेबिट 300 से करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज ₹35,000 डेबिट, while बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 32,500 क्रेडिट। डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास? डेबिट कैश बुक में कितना है 35,000 और बैंक स्टेटमेंट में कितना है 32,500, तो 2,500 का डिफरेंस है। Difference is explained as uncleared lodgements of ₹2,500 not included in bank statement। तो डिफरेंस के बारे में भी पता चल गया। What is the amount of bank balance to be reported in statement of financial position? देखें, हमने डेबिट बैलेंस 35,000, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट आपको कंफ्यूज किया हुआ है। जो एरर है वो बैंक का एरर है। अब तो बीआरएस बना लेंगे। बीआरएस जब हम बनाएंगे तो हम करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 32,500। ये मैं जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए काम कर रहा हूं। क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक को, तो ये ऐड हो जाएगा 2,500, तो बैलेंस 35,000 क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब ये और कैश बुक का बैलेंस इक्वल, तो कैश बुक वाला बैलेंस हमने अपनी बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैंक बैलेंस कितना शो करेंगे? ₹35,000 कैश एट बैंक के जी, ये हमारा डेबिट है बैंक के साथ, हमने वहां से पैसे लेने हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग इट्स कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर एंट्री इन कैश बुक? इनमें से किन की कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए? बैंक सर्विस चार्जेस, यस। Deposit credited by the bank after the date of bank statement, no. Checks of another account erroneously credited by bank, no. Checks presented by supplier after the date of bank statement, no. ये तीनों एरर्स किसके हैं? बैंक के एरर्स हैं, तो कैश बुक में बैंक सर्विस चार्जेस आएंगे। अब कंपनी की बैंक स्टेटमेंट ने शो किया 715 डायरेक्ट डेबिट और 353 की इन्वेस्टमेंट इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो अ कस्टमर चेक ऑफ 875 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। If the cash book shows a credit balance of 610, what balance appears on the bank statement? अब ये क्या है?
ये क्वेश्चन है कि एक की गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, रॉन्ग बैलेंस, दूसरे का रॉन्ग बैलेंस कैलकुलेट करना है। हम पहले कैश बुक का बना लेंगे। बैलेंस क्रेडिट साइड पे 610 का, डायरेक्ट डेबिट 715 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इनकम डायरेक्ट कलेक्शन 353 की डेबिट साइड पे आ गई। तो उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लिया। क्रेडिट साइड बड़ी है 610 जमा 715 माइनस 353 972 का, ये बैलेंस आ गया। अब ये ओवरड्राफ्ट है तो इसी बैलेंस को हम उठा लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट 972। अब जो बैंक की मिस्टेक है वो वहां पे शो कर लेंगे। अब बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो अ कस्टमर चेक फॉर 875 एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये कौन सा चेक है? अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है, किसी ने हमें चेक दिया, हमने एंट्री कर दी, लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट कर देंगे 875 अनक्रेडिटेड चेक। अब क्या होगा कि 972 प्लस 875, अब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक क्रेडिट है, तो एज पर बैंक स्टेटमेंट अपोजिट बैलेंस होगा, वहां पे डेबिट बैलेंस होगा 1847। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1847 डेबिट। अब उनके हिसाब से ओवरड्राफ्ट है 1847। अब करेक्ट बैलेंस कौन सा है? वो ये है 1972 का क्रेडिट। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पूछा ये था कि डेबिट बैलेंस, एक का रॉन्ग बैलेंस तो दूसरे का रॉन्ग बैलेंस कैलकुलेट करना था जी। which of the following are common reasons for difference between cash book and the bank statement? Timing difference, yes. Omission, yes. Errors, yes. Contra, no. Contra, no. Contra नहीं होगा एरर। तो हमारा 1, 2 and 3 only। Following bank reconciliation statement pertains to comfort travel for the for the month of February 2017। जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना है, आउटस्टैंडिंग चेक्स ये हैं, चेक्स डिपॉजिटेड एंड अनक्लियर्ड ये हैं, डेबिट एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस रिसीव्ड इन मार्च 2017 ये है, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस ये है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये है। बैंक बुक की और बैंक स्टेटमेंट की स्क्रूटनी पे ये नीचे एरर्स अब रिकंसाइल नहीं कर रहा। बैंक स्टेटमेंट कहती है कि 32,58,000 बैलेंस है, और बैंक की बुक्स जो है हमारी, जो कैश बुक है, जो बैंक बुक है, बैंक बुक कैश बुक का दूसरा नाम है, उसमें क्या है कि हमारा बैलेंस कितना शो रहा है? 28,45,390। स्क्रूटनी पे रिवील किया कि आउटस्टैंडिंग चेक्स, ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स हमने शो किए
869,200 के, इनमें इंक्लूड है चेक 37,250 का, जो कि बैंक बुक्स में 32,750। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्लूड। 32,750 श्योर हो रहा है, एंड चेक अमाउंटिंग टू 9650 विच इज आउटस्टैंडिंग 6/8 2016। चेक आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। अब ये चेक 6 माह से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हो गया, तो अब एक्सपायर हो गया, ये ऑनर्ड नहीं हुआ। ये दोनों आउटस्टैंडिंग चेक्स में शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब चेक्स अंडर क्लियरेंस इंक्लूड अ पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक है 35,000 का, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन 27 February 2017। Check was deposited in bank on 28 February 2017. The date of the check was 1 March 2017। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चेक जो है ये हमने क्लियरेंस के लिए भेजा, बैंक में डिपॉजिट किस डेट को हुआ है 28 फरवरी को, और 1 मार्च 2017 को ये चेक डेट ये है। तो ये डिपॉजिट डेट पे भी हमें एंट्री इसकी डालनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चेक बाद के टाइम पीरियड का है। और उसको हमने जो चेक्स शो किए हैं अंडर क्लियरेंस, उनमें ये भी इंक्लूसिव है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंक्लूड का वर्ड अहम है। उसके बाद बैंक चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2500 विच वाज सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड बाय द बैंक। बैंक ने रिवर्स कर दी। अब पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द बैंक। अब ये बैंक चार्जेस हमने इंक्लूड किए थे, लेकिन ये बैंक ने रिवर्स कर दिए, तो हम भी उसको एरर को खत्म कर देंगे। A page total of payment side of bank book अमाउंटिंग टू रुपीज, इतनी अमाउंट ये वाली 4599 was carried forward to the next page as 4598 against transposition error है। एक पेमेंट साइड हमने वो गलत बैलेंस उसका शो किया। अब ये हमारे एरर्स हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? पोस्ट रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस टू द बैंक बुक, मतलब है कि कैश बुक में, टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस एज एट 28 फरवरी 2017। पहले हम इन एरर्स को कैश बुक में ठीक कर लेंगे, फिर रिवाइज्ड बीआरएस बनाएंगे ताकि ये रिकंसाइल हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम कैश बुक बना लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 28,45,390। अब देखें हमारा पहला एरर क्या है कि चेक ऑफ 37,000 बैंक बुक्स में गलती से 32,750 का रिकॉर्ड हुआ। अब चेक कितना था 37,500 का, और हमने 32,750 का रिकॉर्ड किया। तो जब हमने इशू किया तो एंट्री क्या करनी थी? पेएबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट करनी थी।
37,250 की, और हमने एंट्री कर दी 32,750। अगेन ट्रांसपोजिशन एरर। तो इजाफी अमाउंट से करेक्ट एंट्री डालेंगे। जो डिफरेंस है 37,250 माइनस 32,750, 4,500 से बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अपोजिट पेएबल 4,500 का। अब इस एरर को हमने अभी ठीक कहां पे किया है, कहां पे ठीक किया है? अपनी बैंक की बुक्स में। आफ्टर दैट दूसरा एरर क्या है? चेक अमाउंटिंग टू 9650 विच इज इंक्लूडेड। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये आउटस्टैंडिंग चेक्स में भी इंक्लूसिव है। वो चेक हमने a check amounting to ₹9650 which is outstanding 6/8 June 2016, 8 जून 2016 से आउटस्टैंडिंग है, और 6 माह से ऊपर का टाइम पीरियड गुजर गया है, एक्सपायर हो गया। अब हमने क्या काम किया कि जब हमने चेक ये इशू किया था, चेक इशू किया था तो एंट्री डाली थी पेएबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 9,650। बैंक ने आगे से ऑनर ही नहीं करना, क्योंकि चेक जो है वो टाइम बाउंड हो गया। तो अब हमने इसकी रिवर्सल डाल दी है, बैंक डेबिट टू पेएबल क्रेडिट 9,650 से। अब हमने रिवर्सल डाल दी पेएबल 9,650 से। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा एरर है क्लियरेंस के हवाले से। पीडीसी 35,000 का था, तो जब इशू किया, इनकी समझ आ गई है ना? तो इसको मैं ये डाटा जो है अरेंज कर रहा हूं, और फिर एक पीडीसी बनता ही नहीं है, चेक अब इशूएंस बनती ही नहीं है। हमने एंट्री क्या डाली? हमने एंट्री डाली बैंक डेबिट टू रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री हमने डाल दी। कितनी अमाउंट से? 35,000 से। अब ये होना ही नहीं था, अभी इस टाइम पीरियड का चेक ही नहीं है, तो इसकी रिवर्सल डालेंगे। रिवर्सल क्या डालेंगे? ये हमने काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट 35,000। 35,000 जी। तो अब हमने बैंक को अपोजिट रिसीवेबल करके
सॉरी, क्रेडिट साइड पे शो करना था। अपोजिट रिसीवेबल 35,000 क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद बैंक चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2,500। पहले तो बैंक चार्जेस ऊपर दिए हुए हैं, जिनको अभी तक हमने शो ही नहीं किया उनको शो कर देंगे। पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। डेबिट एडवाइस फ्रॉम बैंक, बैंक चार्जेस हमारे क्रेडिट होने थे, तो हमने बैंक चार्जेस कर दिए 9,240 के क्रेडिट, ये शो नहीं किए थे। फिर हमें पता चला कि एक गलती से बैंक चार्जेस बैंक ने डाल दिए। अब हमें इसमें से वो निकालने पड़ेंगे, एरर। हमारे बैंक चार्जेस थे ही नहीं, हमने बैंक को क्रेडिट नहीं करना था। वो कितनी अमाउंट है? 2,500 की। अब इसकी एक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं कि डायरेक्ट आप बैंक चार्जेस का क्रेडिट भी इन दोनों का डिफरेंस से दें। आफ्टर दैट पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक, क्रेडिट करना था 4,589 से 4,589, लेकिन हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया 4,598 से, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, 9,000 से इजाफी क्रेडिट कर दिया, एरर हो गया। अब ये सिंगल साइडेड एरर है, तो हम क्या करेंगे, बैंक को ज्यादा से क्रेडिट किया तो अब बैंक को डेबिट कर देंगे। जब सिंगल साइडेड एरर होता है तो दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। इस पे फर्दर डिटेल में बात होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टॉपिक में। 9,000 9,000, तो बैंक के अपोजिट साइड पे सस्पेंस लिख के हमने 9,000 का बैलेंस बना दिया। अब जी हम ने जो कैश बुक के एरर्स थे वो ठीक कर लिए। अब जरा कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। 2845,390 प्लस 9,650 प्लस 2,500 प्लस 9,000, 28,666 28,45390 प्लस 9,650 ठीक हो गया जी, प्लस 2,500 प्लस 9,000, टोटल आ गया 28,66540। इसमें सिर्फ माइनस कर दिया 4,500, माइनस कर दिया 35,000, माइनस कर दिया 9,240, तो हमारे पास फिगर आ गया 28,17,800, 17,800। अब ये हमारे पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन। अब ये करेक्ट बैलेंस है, इसको बैंक के एरर्स ठीक करने के बाद रिकंसाइल हो जाना चाहिए। अब देखिए
BRS बना लेते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 28, सॉरी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 35, सॉरी 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 32,58,000। ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है उसके पास। आउटस्टैंडिंग लार्ज मिट्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमने क्या करना है? माइनस करना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये वाले नहीं है जो ऊपर उसने शो किए हुए हैं। अब इनमें से 869,200 में से कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। अब पहली एडजस्टमेंट क्या है? जो पहला एरर था, इंक्लूड वहां पे क्या था? 37,250। अब ये 37,250 नहीं होना था, बल्कि ये रिकॉर्ड कितना हमने किया था? 32,750। देखिए, अब इसमें जो फिगर शामिल है, आउटस्टैंडिंग चेक जो आइडेंटिफाई किए, वो 32,750 का, हालांकि होना कितना था? 37,250 का। अब ये इंक्लूड की वजह से यहाँ पे भी एरर हो गया, क्योंकि जो अमाउंट हमने आउटस्टैंडिंग चेक की कैलकुलेट की, वो कैश बुक से रिकॉर्ड से की थी ना, कि इतने चेक्स हमारे रिकॉर्ड में है, वहां पे नहीं है। तो वहां पे भी क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस से कम था, तो इसलिए हम उस अमाउंट को प्लस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि वहां पे भी आउटस्टैंडिंग कम थे, तो इट मींस यहाँ पे भी कम है। वहां पे हमने रेक्टिफाई कर लिया। 32,750 माइनस 37,250, 4,500 हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर एक 960 का, अब ये भी आउटस्टैंडिंग में शामिल है। ये तो डिसऑनर हो गया, तो आउटस्टैंडिंग में इसको नहीं होना चाहिए था, तो आउटस्टैंडिंग में से ये अमाउंट निकाल दी 9,650। इसके बाद जो रिमेनिंग फिगर आएगा वो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, जिनको हमने डेबिट करना है। 869,200 प्लस 4,500 माइनस 9,650 इज इक्वल टू 864,050। ये डेबिट हुआ, तो ऊपर क्रेडिट का फिगर है, तो डेबिट इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसलिए इधर लिख दिया लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। 864,050। अब क्या हुआ उसके बाद? जो हमारे पास चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स, उनको ऐड करेंगे। ऐड अनक्रेडिटेड चेक्स। अब ये कितनी अमाउंट के हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स वहां पे हमें जो शो किए हुए हैं वो है 456
350। अब इन चेक्स में से एक चेक जो है पीडीसी का, ये भी हमने अनक्रेडिटेड शो किया हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये चेक भी अगले टाइम पीरियड का है। तो इसमें से वो फिगर माइनस कर देंगे कितनी अमाउंट का, 35,000 का, इसमें से वो माइनस करेंगे, फिर बाकी आपके अनक्रेडिटेड बच जाएंगे। अब अनक्रेडिटेड चेक्स 456,350 माइनस 35,000 इज इक्वल टू, हमारे पास फिगर कितना आया, 421,350। 421,350 ये क्रेडिट हो, हाँ क्रेडिट होंगे, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। फिर एक एरर नीचे बताया गया था जो कि सब्सिक्वेंटली रिवर्स बाय द बैंक, बैंक चार्जेस जो अभी तक बैंक ने नहीं किए थे, इसके बाद पता चला कि जी बैंक चार्जेस हैं, वो भी एरर हुआ बैंक की तरफ से। तो बैंक ने पहले हमें डेबिट किया था, अब उसने रिवर्सल करना है बैंक चार्जेस, पहले उसने अपनी इनकम बनाई थी उसकी नहीं है, तो अब वो क्रेडिट करेगा 2500 से। तो ये जब रिवर्सल होगी 2500 की, तो ये भी ऐड बैक हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐड एरर बाय बैंक, अब हमने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, 3258,000 प्लस 864050 सॉरी ये डेबिट का फिगर है, तो ये माइनस होगा 864050 प्लस 421350 प्लस 2500, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहे हैं, तो 2817800 क्रेडिट का गया। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट ने क्या शो किया, क्रेडिट कितने का 2817800, और कैश बुक ने डेबिट कितने का शो किया 2817800। अब हमारा बैलेंस रिकंसाइल हो गया। ले जी, ये बड़ा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि अब आपको इस टॉपिक पे पूरी कमांड हो गई होगी। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल अरशद भुट्टा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।